अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवलिशिया जी। तो आज जो है वो हम तकदीर के दो दरिया का एपिसोड 2 रीड आउट करेंगे। नवल शुरू होने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। विशाल जवेरिया अंदर आते ही चौंकी, वाह आप दोनों इतना हंस रही हैं, हमें भी तो बताएं, हम भी हंसें। जहां नारा ने फौरन नेक बनने का मास्क पहन लिया। अरे शहजादी, एक कुत्ते पर हंस रहे थे। विशाल जवेरिया ने हैरत से आंखें बढ़ाई। कुत्ता? महक ने फौरन बात पलटी। हाँ, और एक कुतिया पर भी। विशाल जवेरिया और करीब आई। अच्छा, हम भी तो देखें। महक ने हंसते हुए कहा। कुत्ता तो भाग गया। विशाल जवेरिया ने मायूसी से ओ शिट कहा, फिर फौरन बोली, अरे हम बुलाने आए थे, इकबाल अंकल आ रहे हैं, चले यूनिवर्सिटी। महक ने लिपस्टिक संभालते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस लिप बाम लगा लूं, आती हूँ। विशाल जवेरिया मुस्कुरा कर बोली, जी जल्दी आइए। अब वो बाहर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जहां नारा ने दांत पीसते हुए कहा, "हैं।" महक ने हंसी रोकते हुए कहा, ओहो मामा, ऐसे नहीं कहते, धरती का बोझ कहना चाहिए। दोनों माँ बेटी फिर हंसती रही और किसी को अब तक इस हंसी का मतलब पता न चला, मगर तकदीर जान चुकी थी कि ये खेल मोहब्बत का नहीं, ये खेल फरेब का है, और इस फरेब के धागे बहुत जल्द किसी का दिल का लहू बनने वाले हैं। शाम उतर रही थी। शाह हाउस में रोशनियों की चमक थी और हंसी की गूंज पूरे लाउंज एरिया में फैली हुई थी। कई सालों बाद आज घर में वाकई रौनक थी। फहाद और उसकी बीवी निम्रा आए हुए थे। रिश्तों की महक, चाय की खुशबू और महफिल का रंग, सब कुछ बहुत दिलकश था। विशाल जवेरिया निम्रा के साथ ही बैठ गई थी। दोनों की बातों, तहखां और छोटी छोटी शरारतों से माहौल मजीद खुशगवार हो जाता। बात करते करते अचानक विशाल जवेरिया की नजर निम्रा के हाथ पर पड़ी। जलने का वाज़ेह निशान। विशाल जवेरिया ने चौंक कर फौरन उसका हाथ थामा। भाभी, ये क्या हुआ आपको? निम्रा एक लम्हे को घबरा गई। आस्तीन फौरन नीचे कर ली। कुछ नहीं, बस जल गया था नाश्ता बनाते हुए, जल्दी जल्दी हाथ लग गया था। विशाल जवेरिया का माथा शिकन आलूद हुआ। मगर भाभी, ये जगह ऐसे तो वो बात भी मुकम्मल ना कर पाई थी कि फहाद फौरन मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, विशाल जवेरिया, ये तुम्हारी भाभी कहीं भी हाथ डाल देती है और फिर जल जाती हैं। अक्सर तो मैं ही कह देता था, रहने दो, मैं बना दूंगा। बात का रुख बदल गया। सब हंस पड़े। तेजी बेगम ने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब यहाँ तो मुलाजिम है, ठीक हो जाएगा साथ। जहां नारा ने भी पुरजोश अंदाज में इजाफा किया, हाँ बिल्कुल, अब तो मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे तो जल्दी से पोते पोतियां चाहिए। ये सुनकर निम्रा का चेहरा लम्हे भर में उतर गया, मगर फहाद हंसे मामून मुस्कुराकर बोला, जी जी मामा, क्यों नहीं। और निम्रा का हाथ मोहब्बत जताकर थाम लिया। सब फिर हंसने लगे। कोई भेद न पकड़ सका सिवाय निम्रा की आंखों में चुभी नमी के। मेकअप के साए में छुपा दर्द कौन देखता है। जहां नारा ने उन्हें आराम का मशवरा दिया तो फहाद ने निम्रा का हाथ पकड़े ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। पूरा घर खुश था, मगर कमरा नहीं। दरवाजा बंद होते ही मंजर बदल गया। अचानक एक खौफनाक शोर सामने आया। फहाद ने गुस्से में दरवाजे को कुंडी लगाई और निम्रा का गला पकड़कर जोर से पीछे धकेला। निम्रा की आंखें दहशत से फैल गईं, सांस रुकने लगी। वो उसे दीवार से टकरा कर गुर्राया, समझाया था ना, मेरे घर वालों को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। निम्रा की सांसें रुक गईं, मगर फहाद ने उसका गला जकड़ा हुआ था। बोल अब, होगा ऐसा? ये कहकर उसने झटके से छोड़ा। निम्रा ने हाथ जोड़े, चाहत आंसुओं के साथ निकल रही थी। मुझे मुझे माफ कर दें। फहाद ने गुस्से से उसके बाल पकड़कर चेहरा मजीद करते हुए धमकी दी, इस बार गलती हुई तो तुम नहीं बचोगी, याद रखना।
निम्रा ने हाथ जोड़े जैसे माफी मांग रही हो, जबकि गलती कभी उसने की ही नहीं। फहद उसे देखकर जहरीली हंसी हंसा और अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर से खोली और निम्रा को सर से पकड़कर नीचे झुकाया। निम्रा ने जोर से आंखें बंद की। फहद एक दरिंदे की तरह मुस्कुरा रहा था, साथ साथ निम्रा के बाल जकड़े हुए थे। काफी देर बाद वो उसे छोड़कर गुसल खाने में चला गया। शावर की आवाज आने लगी, लेकिन निम्रा की दिल में खौफ से गूंज चुकी थी। वो फर्श पर सिमट कर बैठी थी, आंसुओं के साथ दिल भी बह रहा था। अम्मी, अब्बू, आपने मेरे घर में शादी तो कर दी, मगर क्या इसको शादी कहते हैं? आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में डूबती रही। कुछ देर बाद दरवाजा बजा। वो चौंक कर फौरन उठी, बड़ाकर आंसू पोंछे, टिश्यू से चेहरा साफ किया, नील छुपाने के लिए दुपट्टा गर्दन के गेट लपेटा, बाल संवारे और खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए दरवाजा खोल दिया। बाहर शाल जवेरिया खड़ी थी, प्यारी, मासूम, मोहब्बत से भरी। पीछे मुलाजिमा जूस का गिलास लिए हुए थे। हम आपके लिए फ्रेश जूस लाए हैं भाभी, थक गई होंगी आप और भाई भी। इमरान ने जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजा। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, विशाल जवेरिया ने खुलूस से कहा। आप बहुत प्यारी हैं, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हमारी इकलौती भाभी हैं आप। वो दोनों बातें कर रही थी कि विशाल जवेरिया की नजर अचानक उसकी निमरा की गर्दन पर पड़े निशान पर गई। अरे भाभी, ये निशान? निमरा फौरन सहम गई, दुपट्टा मजबूती से लपेटा। कुछ नहीं, ने मैं तहजीब बेगम आई। क्या हुआ बेटा? विशाल जवेरिया ने पलट कर कहा। मम्मा, भाभी की गर्दन पर निशान है। निम्रा ने फौरन बात काट दी। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है बेटा। फिर तहजीब बेगम की तरफ देखकर मसनूई झिझक से बोली। भाईजान, अब मैं ये बात कैसे समझाऊं इसको? तहजीब बेगम हंस पड़ी। अरे शाल जवेरिया बेटा, शादीशुदा औरतों से ऐसी बातें नहीं पूछते, ये तो शोहर की तरफ से तोहफा होता है। पीछे से महक की खलकती आवाज आई। ओए होए, लव बाइट, वाह भाभी, भाई तो बड़े रोमांटिक निकले। निम्रा झूठा हंसी और शर्माई, सब टेका लगाकर हंस पड़े, सिवाय इशाल जवेरिया के। जवाब भी अंदर ही जो अब भी अंदर सोच रही थी, ये निशान मोहब्बत का नहीं, ये निशान तो किसी की उंगलियों का लगता है। तभी फहाद शावर लेकर बाहर आया, ब्रेसलेट करीबन नंगे जिस्म के साथ। क्या हुआ? तहजीब बेगम ने शर्मिंदा होकर दरवाजा बंद करते हुए कहा। ओहो, हमने बच्चों को डिस्टर्ब कर दिया, चले नीचे। दरवाजा बंद हुआ, सब चले गए, लेकिन कमरे का सुकून चीख रहा था। दरवाजा बंद होते ही निम्रा ने एक लंबी लरसती हुई सांस ली। आंखें अब भी सोच थी, मगर वो रो नहीं सकती थी। आवाज निकलती तो रात से निकल आता। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे की कुंडी लगा दी। पीछे से फहद की आवाज उठी, मध्यम मगर तेज धार वाली। क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं बिगड़ गया ना? निम्रा ने डरी हुई गर्दन झुकाई, नफी में सिर हिलाया। फहद आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आया, जैसे शिकार को घेरने वाला शिकारी। सारी बात बताओ, अभी क्या हुआ? निम्रा ने कपकपाती आवाज में सारी तफसील बयान की, जिससे उसने उन तशद्दुद भरे निशानात को मोहब्बत के निशान देकर बात संभाल ली। इससे सब हंस दिए, किसी सुकूत छुप गए। फहद की होठों को के कोने उठे और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट निम्रा के लिए दिल में छुप गई। लव बाइट? फिर एकदम करीब आया। चाहिए? निम्रा के अंदर की हवा रुक गई, हाथ ठंडे पड़ गए। वो जानती थी, मुस्कुराहट खत्म होते ही उसके अंदर छुपा हुआ दरिंदा बेदार हो जाता है। फहद ने उसकी गर्दन से दुपट्टा हटाया और उसकी गर्दन को अपने दांतों से जकड़ लिया। निम्रा की आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे, चेहरे पर खौफ, जिसमें कपकपाहट और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, बस रिहाई दे दे। वो दर्द, तकलीफ, तकलीफ से सिसकियां, मगर वो चीख भी नहीं सकती थी। फहद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कमरे की खामोशी उसकी अजियत से भर गई थी। कुछ देर बाद वो पीछे हटा, जैसे कुछ जीत कर आया हो। वो तंजिया हंसा, अपने लबों से खून साफ
करते हुए बोला, याद रखना, वो अमेरिका वाला रास्ता नहीं खुलना चाहिए, वरना तलाक दे दूंगा। फिर बैठना अपने माँ बाप के घर सारी जिंदगी, निम्रा के कदम तक मत आए। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कसम है, बस मत। फहाद ने उंगली से उसकी थोड़ी के नीचे रखकर सिर ऊपर किया, जैसे मालिक मुलाजिम को हुक्म देता है। गुड गर्ल। फिर लापरवाही से हाथ झाड़ा, जाओ, फ्रेश हो जाओ, आज छोड़ दिया तुम्हें। निम्रा एकदम पलटी, जैसे हिम्मत खत्म होने से पहले पनाह ढूंढ रही हो, और भागती हुई वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसकी सांस फूल गई। वो दीवार के साथ टिक गई और घुटती हुई आहिस्ता मगर टूट कर रोने लगी। रोना मगर दबे हुए होठों के साथ, जिनकी आवाजें दीवारें फाड़ कर बाहर निकल जाती हैं। बाहर फहाद पुरसुकून होकर बेड पर लेट गया, जैसे मामूल की कोई बात हो। छत को घूरते हुए बोला, विशाल जरूरिया का करना होगा कुछ, ये जरूर तह तक जाएगी। उसके लहजे में फैसला नहीं, साजिश थी। शाम ढल रही थी, मगर एक मोहल्ले की वाहिद छोटी सी तली हुई खुशबू जैसी दुकान अब भी पूरी गर्मजोशी से आबाद थी। कढ़ाई में उबलते तेल की पिच पिच, समोसों की सुनहरी महक और ग्राहकों की आवाजें बारिश के रोजगार का मौसिकाना पस मंजर थी। वो हाथ में छन्नी लिए समोसे पलट रहा था कि अचानक ख्याल आया, छोटू, तेरा रिजल्ट क्या बना इस बार? उसने हंसते हुए पूछा। छोटू की आंखें चमक छोटू आंखें चमकाते हुए पलटा, फारिस भाई, इस बार भी अव्वल आया हूँ। पूरी क्लास के सामने मास्टर साहब ने मेरी तारीफ की। फारिस के चेहरे पर फख्र की रोशनी खेल गई। वाह रे मेरे शेर, अब कौन सी जमात में पहुंच गया? अब गया हूँ छठी में, छोटू ने सीना फुलाकर कहा। फारिस ने तालियां बजाई, शाबाश, इधर आ। छोटू लपक कर उसके पास आ गया। फारिस ने ताजे समोसे निकाले, पार पर रखे, फिर जेब से कुछ नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। ये ले तेरा इनाम। छोटू चौंक गया, फिर अगले ही लम्हे आंखें भीग गई। वो जोर से फारिस से लिपट गया। फारिस भाई, आप ही हो मेरा सब कुछ। अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू तो कम उम्री में ही चले गए। आपने ही जगह दी, रहने को ये दुकान दी, छत दी। फारिस एक लम्हा ठटक गया, फिर उसने भी उसे मजबूती से गले लगा लिया। चुप कर पागल, रुलाएगा क्या? फिर मसनूई गुस्से से कहा, चल चल, काम कर, ये कचौड़ियाँ डाल कढ़ाई में, मैं घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। छोटू आंसू पोंछकर मुस्कुरा दिया और काम पर लग गया। फारिस घर पहुंचा तो पहली बार अजीब सा सुकून महसूस हुआ। खामोशी, राहत और सिर्फ सिलाई मशीन की हल्की हल्की आवाज। दरवाजा खोलते ही सकीना इकबाल की मोहब्बत भरी आवाज आई, नीजा, भाई के लिए भाई आ गए हैं, चाय बना ला। नीजा सिलाई मशीन की घड़घड़ रुकी, फिर कमरे से आवाज आई, आ रही हूँ अम्मी, बस ये गला बना दूं। अनीजा, 18 साल, सुलझी हुई लड़की, इकबाल साहब की 3 बेटों के बाद पहली बेटी। मोहब्बत, जिम्मेदारी और गैरत सब एक साथ बसती थी उसमें। वो ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आई। ये लीजिए अम्मी। सकीना बेगम ने सिर हिलाया। अरे लड़की, थकती नहीं, हर वक्त सिलाई, सफाई, खाना बनाना। अनीता मुस्कुरा कर पास फिर गई। अम्मी, इस घर के हालात देख रही हैं आप? किसी पर बोझ बनने से अच्छा है कि हाथ ही बटा लूं, कमाऊं। हारिस उसे देखता रहा, फखर से, मोहब्बत से, और इशारे से अपने पास बुला लिया। वो भाई के पास आकर बैठ गई। फारिस ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बहन, तू बोझ नहीं, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अनीता की पलकें नम हो गई। लेकिन मोहल्ले वाले, कोई आए तो यही कहता है, शादी नहीं की, बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई है, ये वो। फिर वहां की आवाज में बोली, भाई, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, अभी तो बस 18 साल की हूँ, कौन सा 50-60 साल की हो गई। फारिस के कहे से हंस दिया। बिल्कुल सही कहा मेरी बहन ने। फिर संजीदा होकर माँ की तरफ देखा। अम्मी, तुम अब सुन ले, जो भी आइंदा ऐसी बात कहे तो कह देना,
कबाब और 3 भाई जिंदा हैं। फिक्र की कोई जरूरत नहीं। अनीजा ने आंखें मूंद मूंद कर भाई से लिपट गई। फारिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे दुआ दे रहा हूँ। फिर फारिस ने एकदम कहा, अम्मी, आज सुकून जैसा घर में, कोई शोर शराबा नहीं, ना सन्नाटा क्यों है भाई? इस घर की छोटी बहू जो नहीं है घर। दरवाजे पर रुकैया भाभी खड़ी थी, शरारती मुस्कुराहट के साथ। फारिस हंस दिया। अनीजा ने फौरन सरगोशी की। भाभी, मेरा भाभी ने सुन लिया ना तो हम सब फंस जाएंगे, और मैं खासकर। फारिस फिर हंस पड़ा। उसने हमें खिड़की के पास से चहकती हुई आवाज आई, मगर वो फारिस भाई को कुछ नहीं कहेंगी। जोया थी। वो भागकर आई और फारिस के दूसरे पहलू में बैठ गई और अनीजा का हाथ हटाकर बोली, ये मेरे भाई हैं। अनीजा ने मुंह बनाकर कहा, बड़ी तो मैं हूँ वैसे। जोया ने फौरन जवाब दिया, तो क्या हुआ, सबसे छोटी मैं हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं भाई। फारिस हंस पड़ा, दोनों को बाजुओं में खींच लिया। अरे, दोनों मेरे दिल का टुकड़ा हो। जोया फौरन बोली, मगर मैं ज्यादा वाला। पूरा घर कहे कहे से गूंज उठा। उसी दौरान दरवाजा खुला उसी दौरान दरवाजा जोर से खुला। मेरा अंदर आई, हाथ में घर का सामान लिया। मंजर देखा तो आंखों में चमक आ गई। क्या हुआ, क्या हो रहा है फारिस? कैसे दे रहे हो क्या सबको? सोया ने फौरन मुंह टेढ़ा किया। लो जी, शुरू हो गई लोमड़ी। उमेरा ने एकदम कहा। क्या कहा तुमने? अनीजा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। चुप सोया। फिर भाभी को देखकर बोली, वो वो मुझे कह रही थी भाभी। उमेरा ने आंखें फूली। अच्छा। अनीजा जोया को खींच कर अंदर ले गई और कहा, सुन, ये शॉपर सामने गुड्डी बाजी को दिया और बोल 2 सूट सी दिए हैं, बाकी कल तक बन जाएंगे, उनके पैसे दे दे। जोया भागती हुई शॉपर ले गई। बाहर सहन में मेरा का लालच छलक रहा था। वैसे फारिस, चंद का कुछ करो, देखो हाल। एक पल की खामोशी छा गई। फारिस ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, जी, बात करते हैं रात को। वो मेरा चहकती हुई बोली, हाँ हाँ, तो अब तुम्हारे भाई एहसन की इतनी कमाई नहीं। बात पूरी भी ना हुई थी कि फारिस सीधा खड़ा हो गया। जी, कह तो रहा हूँ, रात को बात करेंगे। और वो बाहर निकल गया। मेरा ने बुरा सा मुंह बनाया और कमरे में चली गई। घर फिर खामोश हो गया, मगर अब यह खामोशी तूफान से पहले की लग रही थी। फारिस दरवाजा बंद करके गली में निकला, लंबी सांस ली और दिल में बस एक दुआ थी, या अल्लाह, सबकी आसानियां लिखे। रात का पुरसुकून शहर था। इकबाल साहब के घर में एक अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी। बस बर्तनों की खुनखुनाहट और खानदान की धीमी बातें माहौल में रस घोल रही थी। सब फर्श पर सामने बिछी दरी पर बैठे खाना खा रहे थे। कोई दाल करीब लाने का कह रहा था, तो कोई रोटी पकड़ने की आवाज दे रहा था, तो कोई पानी मांग रहा था। घर की आम मगर प्यारी सी रौनक। उसी दौरान हमेशा की तरह गैर मुतवक्को लम्हे में हुमेरा ने चमचा रखते हुए बात छेड़ी। तो फिर किचन में क्या सोचा आप लोगों ने? एक पल में सबके हाथ ठटक गए, जैसे सांसें रुक गई हों। इकबाल साहब ने अपनी नजरें नीचे झुकाई, जबकि हमजा के चेहरे पर सोचों की शिकन उठी। हमजा ने आहिस्ता मगर एतमाद भरे लहजे में कहा, मैं जिस घर में मजदूरी करता हूँ ना, वो लोग अच्छे हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा, शायद वो हमारा सामान भी मंगवा दें। बनाने वाला तो मैं खुद हूँ ही, हो जाएगा सब। फारिस ने फौरन सिर उठाया। हैरानी और सख्ती दोनों चेहरे पर उभर आई। उनसे क्या बात करोगे आप? हमजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, यही कि जिस तरह वो अपना माल मंगवाते हैं उसी में हमारा भी रख दें तो। फारिस ने बीच में ही रोक दिया, इसकी जरूरत नहीं भाई। किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम खुद कुछ करें। फारिस की बात में जब्त भी था और इज्जत भी, लेकिन हुमेरा को जैसे यही मौका चाहिए था।
फौरन तंज से बोली, तो लाओगे कहाँ से इतने पैसे? सही तो कह रहे हैं हमजा भाई। फारिस ने खामोशी से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर बड़े सुकून मगर ठोस लहजे में कहा, मेरी कमेटी कल या परसों निकल रही है। सामान मंगवा लेंगे और मरम्मत हमजा भाई खुद कर लेंगे, जैसा पहले करते आए हैं। ये सुनते ही हुमेरा के चेहरे पर जैसे रोशनी सी फैल गई। बिल्कुल वही जवाब जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि फिर सारा कर्ज फारिस ही उठाएगा। लेकिन हमजा के दिल में एक चुभता हुआ कांटा उतर गया। वो खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में शिकस्त का साया फैल गया। आखिर क्यों हमेशा ये आगे निकल जाता है? मैं क्यों नहीं कर सका? वो खुद से जलता रहा, मगर बोल कुछ ना सका। इकबाल साहब ने मोहब्बत से कहा, बेटा, ये सब तुमने अपने मेहनत के पैसों से जमा किए हैं। ये कमेटी तुमने अपने पैसों से डाली है, अपने काम के लिए। फारिस ने फौरन बात दबा दी, अब्बू, ये भी मेरा ही घर है, आप सब भी मेरे ही हो, इसमें मैं और आप कैसा? ये कहकर वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की तरफ चला गया। छत पर पहुंचकर ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। सितारों पर भरा आसमान जैसे उसे देख रहा था। उसने दोनों हाथ जेब में डाले, नीचे मोहल्ले की मध्यम रोशनियों को तकता रहा। दिल में एक ही दुआ गूंज रही थी, या अल्लाह, न जाने कैसे होगा सब, मगर हमेशा की तरह मेरे लिए आसानी पैदा करना। तूने अब तक मुझे बहुत नवाजा है, आगे भी बस वही देना जो मेरे हक में बेहतर हो। फिर उसके होठों पर बेख्तियार एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभरी। वो महक को याद कर रहा था, कि लहजे की नरमी, उसकी आंखों की मासूम चमक। या अल्लाह, जब मैं उसे मांगने जाऊं तो उसके घर वाले इनकार ना करें, मैं उसे खुश रख सकूं, उसकी जिंदगी में कभी कमी ना आए। उसकी आंखें भीग गईं, मगर शुक्र भरे आंसू थे। हसरत नहीं, एक उम्मीद थी। और फिर आखिरी दुआ, और मेरी दूसरी कमेटी जो मैंने खुफिया रखी है, या अल्लाह, वो रात रात ही रहे। महक के लिए ही तो रखी है मैंने वो, उसके पसंद के जोड़े, जेवर, सब कुछ। बस मुझे इस काबिल रखना कि उसकी आंखों में कभी मायूसी ना आए। आसमान जैसे उसकी दुआ सुन रहा था। चांद हल्का सा झुका हुआ हवा नरम हो गई और रात उसे अपने पहलू में समेटने लगी। फारिस वहां खड़ा किस्मत का भरोसा लेकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। फारिस अपनी मेहनत, दुकान, घर की मरम्मत और जिम्मेदारियों में मसरूफ रहा, लेकिन फिर भी वक्त निकाल ही लेता। रात को दुकान बंद करने के बाद गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर वो महक से लंबी कॉल, कभी उसकी हंसी, कभी शर्माई हुई खामोशी, फारिस के दिन की सारी थकन मिट जाती। उधर घर में बावर्ची की टूटी दीवारें, बोसीदा शेल्फ, टपकता नल, सब ठीक होने लगे। हथौड़े की थाप, बजरी की आवाजें, मास्टर का पेमाइश लेना, घर का बावर्ची खाना जैसे नई सांसें लेने लगा था। सबकी आंखों में एक उम्मीद थी, मगर दूसरी तरफ शाल जवेरिया की जिंदगी में सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली। उसका वजन तेजी से बढ़ रहा था, चेहरे पर थकन, आंखों के नीचे सियाह हल्के, क्योंकि उसके जहन में एक डर मुसलसल दस्तक दे रहा था। फहाद भाई भाभी पर हाथ उठाते हैं, कहीं उन्हें तकलीफ तो नहीं देते? वो ये बात किसी को ना बता सकी। सबूत नहीं था, मगर दिल गवाही देता था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। एक दिन रात का सन्नाटा था। घर वाले सब अपने अपने कमरों में थे। विशाल जवेरिया कॉरिडोर से गुजर रही थी, तो सामने वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वही कमरा जहां फहाद और निम्रा रहते थे। अंदर से धीमी मगर टूटी हुई आवाज सुनाई दी, निम्रा की, फहाद, प्लीज मुझे अस्पताल से चेकअप करवाएं, शायद इस बार भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। विशाल जवेरिया के ये कदम रुक गए, दिल जोर से धड़का। फहाद की भरी हुई आवाज उसीले अंदाज में गूंजी, क्या?
इस बार फिर तो अबॉर्ट करवाओ। इशाल जवेरिया का दिल हलक में आ गया। उसने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। अंदर निम्रा आंसुओं से भीगी फहाद के कदमों में बैठ गई। नहीं, प्लीज, इस बार नहीं। मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। प्लीज फहाद, मैं मजीद नहीं सह सकती। फहाद ने जैसे सारे जब्त के बंधन तोड़ दिए हैं। तो फिर वैसे ही ले जाऊंगा जैसे पिछली बार ले गया था, समझी? विशाल जवेरिया की रूह कांप गई। निम्रा की दबी सुस्ती, उसकी लरजती आवाज, हर जुमला तेज खंजर बनकर बेबस हो रहा था। अचानक फहाद बुर्राया, निम्रा के बालों को मुट्ठी में भींचा। घसीटने ही वाला था कि इशाल जवेरिया सदमे से दरवाजा धकेल कर अंदर आ गई। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज गूंज बनकर कमरे में फैल गई। फहाद ठटक गया, जैसे पकड़ा गया हो। विशाल जवेरिया 2 कदम आगे बढ़ी, निम्रा को अपने पीछे किया। निम्रा का सिर उसके कंधे से लगकर बेकाबू रो पड़ा। भाभी, घबराए नहीं, हम हैं ना, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। फिर वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, मम्मा, पापा, चच्ची, चचा, महक, सब जल्दी आए। रात की संजीदा फिजा बारी सांसों में बदल गई। विशाल जवेरे की कांपती हुई आवाज ने पूरे महल नुमा घर को जैसे हिला दिया था। एक एक कदम की चाप, घबराहट, हैरत, सब फहाद के कमरे की तरफ दौड़ते चले आए। फहाद फहाद बिल्कुल पत्थर बने दरवाजे के पास खड़ा था। आंखों में पकड़े जाने का खौफ, माथे पर पसीना लब कप कपाते हुए। जफर शाह अंदर दाखिल हुए तो सबकी नजरें उन पर जम गई। उन्होंने नरमी मगर तशवीश से पूछा, क्या हुआ शहजादी? इसे क्यों बुलाया सबको? विशाल रवैया ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। सारा मंजर, सारी आवाजें, सारी हकीकत साफ लफ्जों में सुना दी। कमरा लम्हा भर को सन्नाटे में डूब गया। तेजी बेगम ने घबरा कर मुंह और हाथ एक साथ थाम लिए। महक हैरत में शल खड़ी थी, फिर गुस्सा दहक उठा। जफर शाह की नजरें फहाद पर गड़ गईं और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जलाल शाह आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ फहाद के चेहरे पर रख दिया। कमरा जैसे दहल सा गया। निम्रा सहम कर पीछे हटी। सबके हाथ खुद ब खुद मुंह पर आ गए। जलाल शाह की भारी टूटी हुई आवाज सुन, ये कर दिया दीदी हमने कि बीवी पर हाथ उठाओ, किसी औरत को तकलीफ पहुंचाओ। जहान आरा आगे लगती घबराहट से बोली, ना ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई गलत फहमी है, कोई बात होगी। जफर शाह की आवाज इस बार फौलाद बनी, मेरी बेटी इशाल जवेरिया कभी झूठ नहीं बोलती जहान आरा। अगर इशाल जवेरिया कह रही है तो सच होगा। इशाल जवेरिया ने निम्रा को मजबूती से थामा। चच्ची, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद सुना है, खुद। जलाल शाह का दूसरा थप्पड़ फहाद के गाल पर गूंजा। निम्रा की आंखें अब भी आवाज रो रही थी। विशाल जवेरा ने निम्रा के हाथ पकड़कर कहा, बोले भाभी, सच बताएं, क्या भाई मारते हैं आपको? आज कह दें, बस आज। निम्रा रोती रही मगर जबान जैसे गंग हो गई हो। और फिर अचानक फहाद ने खुद को सीधा किया, आंखें तंग की और भर्राई हुई आवाज में बोला, काते हमल मैंने नहीं करवाया था, ये निम्रा ही चाहती थी, मैं तो सिर्फ खामोश था। निम्रा ने एक झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में बेयकीनी, धोखा और सदमा था। एक पल में फहाद ने सारा बोझ उस पर डाल दिया था। जलाल शाह ने सख्त लहजे में पूछा, कोई सबूत है? और कोई माँ अपने बच्चे को नहीं मारती? फहाद सीधा अलमारी की तरफ गया, दरवाजा खोला, फाइलें निकाली और सबके सामने लहरा दी। ये रिपोर्टें हैं, पढ़ें। इस पर निम्रा के अपने दस्तखत हैं।
ये अकेली गई थी अबॉर्शन करवाने। मैंने इसका राज सालों छुपाया है। आज आज मजबूरन खोल रहा हूँ। निम्रा अब पत्थर बन गई थी, जैसे सांस जैसे सांस में मकरूज हो गई हो। फहाद जफर शाह के पास आया। लहजा नरम, आंखें फर्जी मासूमियत से भीगी हुई। ताया जान, मैं जानता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ कि इशाल जवेरिया झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो अभी कम उम्र की है, बातों की गहराई नहीं समझती। उसने मजीद झूठ का बीज बो दिया। इशाल जवेरिया ने सही देखा है कि मैंने हाथ उठाया, पर ये नहीं देखा कि मैंने हाथ क्यों उठाया। मैंने निम्रा को पहले तो बहुत प्यार से समझाया था कि इस बार भी वो अबॉर्शन की जिद कर रही थी। वो नहीं मानी, तो बस एक पहली बार गलती हो गई मुझसे। मुझे अफसोस है इस बात का। विशाल जुबैया बोलने लगी, मगर निम्रा ने आंसू निगल कर कहा, ये सही कह रहे हैं, कसूर मेरा था। मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। फहद की सांस जैसे लौट आई। वो अंदर ही वो अंदर ही अंदर जीत गया। विशाल जवेरा ने निम्रा को चौंक कर देखा, और निम्रा की आंखों में साफ दरख्वास्त थी। खामोश रहो, खुदा के लिए। था बनते हुए बोला, ठीक है, इसकी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आइंदा ख्याल रखूंगा। कमरे पर भारी सी खामोशी उतर गई। जहां नाराज ने तंजिया तालियां बजाई। वाह भाई वाह, जब बच्चा पैदा नहीं करना था तो शादी ही क्यों की हमने। फहाद फौरन बोला, मामा, ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है। जब वो चाहेगी तब ही होगी औलाद। जफर शाह अब तक सब कुछ चुपचाप देखते रहे। फिर वो आहिस्ता से बोले, शाल जवेरिया बेटा, अपने कमरे में जाएं। आपने जो देखा, जो सुना, वो महज आधा सच था। विशाल जवेरिया कुछ कहना चाहती थी, मगर तेजी बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोहब्बत से उसे बाहर ले गई। महक भी खामोशी से कमरे से भाग गई। जफर शाह आगे बढ़े, निम्रा के सिर पर हाथ रखा। हमारे लिए बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं। तुम भी इशाल जवेरिया जैसी ही हो। मगर बेटी, जो हुआ, जो कहा, वो वाकई सच था। निम्रा ने नीची नजरें किए अपना एक टूटा हुआ रिश्ता बचाते हुए कहा, जी, कसूर मेरा था। फहाद ने पहले कभी हाथ नहीं उठाया। वो आपके खानदान का खून है, इसका गुनाह वो नहीं कर सकते। सफर शाह ने उसे देर तक देखा। सब समझ गए, मगर कुछ भी ना कहा। सिर्फ सिर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बाहर निकल गए। जहां नारा ने फौरन फहाद के गाल थाम लिए। हाय, मेरे बच्चे को इतना मार दिया। फिर उसने अपने शौहर जलाल शाह की तरफ देखकर कहा, जलाल, शर्म नहीं आई तुम्हें। फहद ने आह भरी, मामा, वो मेरे पापा हैं, मारने का हक है उन्हें। जलाल शाह ने रुख मोड़ा। चलो कमरे में, इन्हें कुछ देर अकेला रहने दो। वो दोनों बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ फहाद और निम्रा रह गए, और उन दोनों के दरमियान एक खामोश मगर चीखता हुआ सच था। निम्रा के आंसू थमते ही नहीं थे। सांस रंध रंध कर निकल रही थी। आवाज भी कपकपा गई थी। वो दीवार के साथ टिककर खड़ी हुई, जैसे पूरा जिस्म हार मान चुका हो। आहिस्ता आहिस्ता सिर झुकाए फहाद के करीब आई, आंखों में खौफ, बेबसी और इल्तिजा सिमटी हुई। अब तो आप खुश हैं ना। उसके अल्फाज उसके होठों से नहीं, उसके दिल से निकले थे, बिखरे, रूठे, तरसते हुए। मैंने आपको बचा लिया, सबके सामने कुछ नहीं कहा। अब प्लीज, अब मुझे ना मारें। फहाद एक जालिम शख्स बने खड़ा था।
आंखों में गुस्सा था, जैसे अभी निम्रा का कत्ल कर देगा। निम्रा ने दोनों हाथ कांपते हुए उस अपने पेट पर रख दिए, आंखों से आंखें जोर से नीचे। इस बच्चे को मत मारें, खुदा के लिए, ये बेकसूर है, हमारा है, हमारा है ये मासूम बच्चा। फहद ने एक लंबी भारी सांस ली, जरा सख्त आंखों में चुभन, जैसे कोई फैसला पहले से तय हो चुका हो। हाँ ठीक है, अब तो वैसे भी बचाना पड़ेगा, वरना सब मेरा ही गला पकड़ेंगे। कोई नरमी नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस हिसाब किताब की सर्द आवाज थी। लेकिन निम्रत की आंखों में खुशी की बजाय आंसू आ गए। शायद कोई उम्मीद की किरण थी जो अब भी जिंदा थी, या फिर वो सिर्फ जीने का बहाना ढूंढ रही थी। शुक्र है, वो धीरे से बोली, जैसे सांस वापस मिल गई हो। मगर वही लम्हा दूसरी तरफ सीने पर एक भारी ईंट बनकर बैठ गया, जो कभी नहीं हटेगी। फहाद बगैर उसकी तरफ दोबारा देखे अलमारी की तरफ बढ़ गया, जैसे वो एक मसला था, इंसान नहीं। निम्रा धीरे धीरे कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकली, हर कदम जैसे कांटों पर रखा हो, लेकिन फिर भी चलना पड़ता है, क्योंकि माँ बनने का खौफ भी माँ बनने की चाह से हल्का नहीं होता। उसके बाद वाली खामोशी ने पूरा घर सहमा दिया था। उस अपने कमरे में बैठी विशाल जवेरिया अब भी कानों में गूंजती आवाजें सुन रही थी। निम्रा की गिरफ्तारी, फहाद की बेरहमी, सबका यकीन, उसका तन्हा खड़ा होना और निम्रा का झूठ बोलकर सब बदल देना। महक, जो फहाद भाई ने कहा वो सच नहीं था। विशाल जवेरिया के लहजे में बेचैनी साफ थी, दिल हल्कान था। महक ने तकिए से टेक लगाई, आंखों में हैरत नहीं, बस बेनी आ गई थी। तो पागल है, फहाद भाई ऐसे क्यों करेंगे? बचपन से हमारे साथ हैं, हम पर तो कभी हाथ नहीं उठाया। अपनी मोहब्बत, अपनी पसंद की बीवी पर कैसे हाथ उठाएंगे? आप नहीं समझ रही महक। विशाल सवेरे की आवाज रुकी, गले में आंसू अटक गए। महक फौरन बात बदल कर बोली, चल छोड़, ये बताओ ना, परसों मेरा बर्थडे है, तो मेरा एक काम करेगी? आंखों में चमक, आवाज में शरारत, जैसे दुनिया में कोई मसला है ही नहीं। विशाल जवेरिया ने हैरत से कहा, क्या? महक उसके करीब हुई और सरगोशी में पूरा प्लान बताया। विशाल जवेरिया की आंखें एकदम खुल गईं। ये क्या कह रही हैं आप? पापा को पता चला तो मार डालेंगे। महक ने कंधे उचकाए। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। विशाल जवेरिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। नहीं महक, हम ऐसा नहीं कर सकते, बहुत खतरा है। बस चंद घंटों की ही तो बात है विशाल जवेरिया, प्लीज मेरे लिए। महक ने ऐसे मुंह बनाया जैसे रोना शुरू कर देगी। विशाल जवेरिया बेबस हो गई, वो हमेशा से महक के सामने हार जाती थी। ठीक है, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ पक्का। महक खुशी से उछल गई। अब जा, सो जा, मुझे भी सोने दे, वरना मेरी ये खूबसूरत आंखें टूट जाएंगी बर्थडे की तस्वीरों में। महक अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद करते ही उसकी चाल ढाल बदल गई। आंखों में एक अलग सी चमक। फौरन फोन उठाया और नंबरों में वही महसूस नाम ढूंढा, फारिस। फोन कुछ लम्हे बजता रहा, फिर दूसरी तरफ से नरम मानूस सी आवाज आई। जी महक मैडम, क्या हुक्म है? महक की हंसी दब न सकी। जनाब, क्या कर रहे हैं आप? छत पर लेटा हुआ आसमान पर अपनी मोहब्बत को देख रहा था। फारिस का लहजा शरारती मगर मोहब्बत भरा था। मुझे? कैसे? महक की आवाज में मसनूई हैरत थी। खिड़की के पास जाएं, आसमान को देखें, वही तो हैं आप, चांद की तरह। फारिस ने मोहब्बत से कहा। महक फौरन खिड़की तक गई। आसमान पर पूरा चांद रोशन था। चेहरे पर अदाकारी वाली हैरत सजाकर आहिस्ता से बोली, उफ, तुम मुझे चांद कह रहे हो? चांद से कम है क्या आप? फारिस के जवाब में मुस्कुराहट ढकी नहीं जा रही थी। महक ने दिल दिल ने हल्का सा नाच दिया। तो सुनो,
परसों मेरा बर्थडे है, तुम आओगे मेरे घर? फारिस ने मामूली लहजे में कहा। हाँ, अब्बू को छोड़ने आऊंगा तो अंदर आ जाऊंगा किसी न किसी बहाने से। महक फौरन बोली। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं रात की बात कर रही हूँ, सबसे छुपकर, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। फारिस की सांस रुक गई। महक, ये क्या कह रही हैं आप? अगर अगर किसी को पता लगा तो आपके घर वाले मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, महक ने जिद्दी लहजे में कहा। फारिस ने दो टोक लहजे में कहा। नहीं महक, ये खतरा नहीं ले सकता, और वैसे भी कुछ दिनों में आपको अपने नाम मांगने आ रहा हूँ, इज्जत से, सबके सामने। महक ने बात काट दी। बस, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बर्थडे है और मुझे यही गिफ्ट चाहिए। अगर ना आन अगर आना है तो विशाल जवेरे से बात कर लेना, प्लान उसी के पास है। और हाँ, अब मैं बात नहीं करूंगी जब तक सामने नहीं मिलते, तो इसीलिए अल्लाह हाफिज। फिर उसने फोन काट काट दिया। फारिस ने दोबारा फोन किया, लेकिन महक ने दोबारा बंद कर दिया। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। फारिस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। चांद अब भी वहीं था, बिल्कुल बची रही थी। हल्की हंसी निकली, फिर आंखें बंद करके लेट गया। उसी चांद को देखते देखते नींद उसकी पलकों पर उतर आई, और किसी को अंदाजा भी ना था कि उस आने वाली रातें सिर्फ बरसे नहीं, बल्कि तूफान लेकर आने वाली हैं। अगले 2 दिन वैसे ही गुजर गए। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में गुम। फारिस अपनी दुकानदारी, महक और उसकी माँ जहान आरा अपनी चालाकियों में, शायद जवेरिया अपनी सोचों में, और निम्रा अपने खौफ में। रात का वक्त था। पूरा शहर, पूरा शाह हाउस खामोश, हर कमरा अपनी अपनी कहानियों में बंद। महक और इशाल जवेरिया एक ही कमरे में बैठी थी, जब अचानक इशाल जवेरिया के फोन पर फारिस की कॉल आई। महक की आंखें चमक उठी। यस, उठाओ कॉल और फौरन सारा प्लान बताओ उसे। विशाल जवेरिया सहम गई। महक, डर लग रहा है, अगर किसी को पता लग गया तो? महक ने बेखौफी से कहा। अरे कुछ नहीं होता, डरपोक, उठाना बस। विशाल जवेरा ने दिल थाम कर कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम फारिस भाई। दूसरी तरफ से फारिस ने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम छोटी मालकिन। वो महक तो 2 दिन से बात ही नहीं कर रही, मुझे आप ही बताएं क्या करना है। विशाल जवेरा ने आहिस्ता से कहा। फारिस भाई, आप हमारे रूम से बाहर जो पिछली तरफ सीढ़ियां हैं, वो चढ़कर खिड़की तक आ जाएं। वहां से अंदर आकर महक को विश कर देना, फिर वापस वहीं से चले जाना। फारिस एकदम घबरा गया। आपके घर वाले देख ना लें मुझे? नहीं, पीछे कोई नहीं आता, महफूज है वो जगह। विशाल जवेरिया ने हिम्मत करके कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, फारिस ने कहा, और कॉल खत्म हो गई। महक खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू सो मच विशाल जवेरिया। अब तुम जाओ मेरे रूम में और मेरी जगह सो जाओ। विशाल जवेरिया की आंखें खेल गईं। और आप अकेली मिलेंगी? महक ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ तो, तुझे क्यों बनना है कबाब में हड्डी? विशाल जवेरिया ने डरते डरते कहा। महक, बस ध्यान रखिएगा कोई देख ना ले, महक ने फोन को देखते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब ये तो मुझे फोन, और जाओ। विशाल जवेरिया ने हैरत से कहा। ये तो हमारा फोन है, मेरा यूज कर लेना तुम, अब जाओ ना। महक ने फोन छीना और विशाल जवेरिया को धक्के से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। उधर फारिस खामोशी से शाह हाउस के बैक साइड पर पहुंच चुका था। उसने मैसेज भेजा। मैं आ गया हूँ। महक ने फौरन जवाब दिया। यहाँ चढ़े, मैं खिड़की पर ही हूँ। फारिस ने आखिरी बार इतराफ देखा।
पक्का ना? कोई नहीं देखेगा ना? महक ने जवाब दिया। हाँ हाँ, मैं हूं ना, आ जाएं। फारिस ने टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू की। पाँव फिसल भी रहा था, मगर दिल महक की मोहब्बत में मजबूत था। खिड़की पर दस्तक दी। महक ने मुस्कुराते हुए फौरन खिड़की खोली और उसे अंदर खींच लिया। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि नीचे खड़ा फहाद ये मंजर पूरा देख चुका था। उसने दांत पीस कर कहा, साल जबीरे के कमरे में कौन सा लड़का जा रहा है? अंदर कमरे में महक ने खिड़की बंद की और फौरन फारिस के गले लग गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फारिस ने घबरा कर उसे अलग किया। निकाह से पहले इस तरह ये ठीक नहीं महक। ओफो, कुछ नहीं होता मेरी जान, महक ने नाक से कहा। फारिस ने एक छोटा सा गिफ्ट बढ़ाया। हैप्पी बर्थडे, और कुछ ही दिनों में मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने। महक फिर उससे लिपट गई। पता नहीं कब आओगे, मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। फारिस पीछे हटता रहा। महक, बस करें, कोई आ जाएगा। मगर महक, महक तो आज जैसे होश में ही नहीं थी। वो उसके और करीब आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता फारिस की शर्ट के बटन खुलने लगी। फारिस ने उसका हाथ झटक दिया। महक, होश में हैं आप? क्या कर रही हैं ये आप? महक ने अपने कंधों से दोस्त उतार कर कहा, मोहब्बत में सब जायज है मेरी जान। आज मेरा दिन है, स्पेशल बनाना चाहती हूँ। फारिस ने सख्ती से उसे पीछे धकेला। यह गलत है महक, बहुत गलत। वह भी बात पूरी भी ना कर पाया था कि दरवाजा जोर से खुला। उसका हाथ अंदर आया। गुस्सा, आंखों में आग, चेहरे पर नफरत। महक पत्थर की तरह खड़ी रह गई। बस वो भाई। फारिस जैसे जमीन में धंस गया था। आवाज उसके गले में फंस गई थी। फहाद ने एक नजर फारिस पर डाली, ऐसी नजर जो जिस्म को चीर दे। वो फारिस की तरफ लपका ही था कि महक उसके सामने आ गई। फारिस, भागो, भागो जल्दी से। फारिस ने एक लम्हे की भी देर ना की, खिड़की खोली और नीचे कूद गया। सीने लड़कता हुआ उतरा और अंधेरे में गायब हो गया। फहाद का गुस्सा फट पड़ा। अगले ही लम्हे छपाड़, एक जोरदार थप्पड़ महक के गाल पर पड़ा। ये ये क्या किया तुमने? इस कदर बेगैरत हरकत! रात के वक्त किसी लड़के को कमरे में बुला लिया। महक का चेहरा लाल हो गया, आंखों में गुस्सा, और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ फहाद के गाल पर पड़ा। फहाद ने गुस्से से महक को देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाया? महक ने उंगली दिखाकर कहा, खबरदार, तो मुझ पर हाथ उठाया निम्रा भाभी नहीं तो चुप हो जाऊंगी। फहाद उसको घूरता रहा और कहा, मैं इतना बेगैरत नहीं कि मेरी बहन को रात को इस वक्त लड़कों से मिलते देखूं। महक ने तंजिया अंदाज में कहा, ओ, तो ये गैरत तब कहाँ थी जब बाहर मुल्क में अपना ही बच्चा खुद खा गए थे? और इल्जाम, इल्जाम सारा बीवी पर। तब कहाँ मर गई थी ये गैरत? फहाद का गुस्सा इसके एक जुमले पर जैसे रुक गया। उसकी आंखों में आग अभी भी जल रही थी। उसने महक का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, अब चलो नीचे, तुम्हारी सारी यासीन हरकतें अभी खत्म करवाता हूँ। वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जा रहा था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। आवाज गूंजी, कोई कहीं नहीं जाएगा। महक की जान में जान आई। जहां नारा दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर वही लालच और चालाकी लिए। महक भागकर उनके पीछे जा खड़ी हुई। मामा, मामा प्लीज, भाई को बताए ना, मैंने कुछ नहीं किया। फहाद गुस्से से फट पड़ा। मामा, ये नौकर के बेटे के साथ।
जहान आरा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मैंने ही कहा था ये सब करने को। फहाद ने हैरत से माँ को देखा। जहान आरा ने अगला तीर फेंका। और वैसे भी अब उस नौकर के बेटे से शादी उस विशाल जवेरिया की होगी। महक तो जैसे पत्थर की हो गई। व्हाट? मामा? लेकिन फारिस तो मेरा है। जहान आरा ने बेरहमी से महक को देखा। तुम्हें जो मैंने कहा था वो चाहिए ना? फहाद ने बेबसी से बोला। कोई मुझे समझाएगा भी या नहीं? ये चल क्या रहा है? जहान आरा सुकून से सोफे पर बैठ गई। सुनो दोनों गौर से मेरी बात। उस बूढ़े जफर शाह ने लिखवा रखा है कि सारी की सारी जायदाद शाल जवेरिया के नाम पर होगी। अगर कल कोई शाल जवेरिया शादी करके किसी और अमीर घर में गई तो हम सब अपने हाथ बस मलते रह जाएंगे। महक की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी की सारी प्रॉपर्टी शाल जवेरिया के नाम है? हाँ, और उसे हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो आज हुआ वो सारा इल्जाम इशाल जवेरिया पर डाले। महक ने फिक्रमंदी से कहा, मगर अगर ताया जान को पता चल गया तो वो तो फौरन फारिस और इशाल जवेरिया का निकाह करवा देंगे। जान आरा के होठों पर एक फासिक सी मुस्कुराहट आई। बस यही तो चाहती हूँ मैं। मगर मामा, फारिस तो मेरा है। जान आरा ने तड़क कर कहा। पागल मत बनो। तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हें उस 2 टके के नौकर के बेटे से करने दूंगी इश्क। फारिस एक बेवकूफ, एक सीधा साधा सा लड़का है। उसे तुम उंगली पर नचा सकती हो। जायदाद आसानी से तुम्हारे नाम हो सकती है महक। महक खामोश थी, लेकिन आंखों की समझ से साफ जाहिर था कि लालच उसके दिल में जहर बनकर उतर गया है। और ईशान जवेरिया? महक ने डरते हुए पूछा। जहां नारा ने आंख दबाकर कहा, बेस्ट फ्रेंड कार्ड कब काम आएगा तुम्हारा बेटा? फहद ने बेचैनी से कहा, लेकिन मैं ऐसे कैसे इल्जाम डाल दूं उस पर? जहां नारा उसके करीब आई। जैसे 2 दिन पहले इशाल सवेरे ने तुम पर इल्जाम लगाया था। भूल गया वो जिल्लत? फहद के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। महक ने एकदम कहा, मगर वो इल्जाम नहीं था कि तो सच में बीवी को मारते हैं, और आज मुझे भी मारा। फहाद ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम अपनी आवाज अंदर रखो। और तुमने जो मुझ पर हाथ उठाया? जानारा ने दोनों को देखा और कहा, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, साथ देने का है। उसने फिर महक की तरफ देखा। मोबाइल कहाँ है इशाल जवेरिया का? महक ने फौरन मोबाइल पकड़ा कर दिया। जान आरा ने पूछा, इस पर तुमने महक बनकर तो बात नहीं की ना? महक ने एकदम कहा, नहीं मामा, मैसेज में अपना नाम लिया ही नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। जहां नारा ने मोबाइल टेबल पर रख दिया। यही रहने दो इस मोबाइल को। फिर फहाद की तरफ मुड़ी। अब सुनो तुम। विशाल जवेरिया कमरे में होगी। जैसे तुम अभी महक को पकड़ने आए थे, वैसे ही उसके आने के बाद दरवाजा खोलो और उसे घसीट कर लॉन्च में ले आओ, सबके सामने। फहाद ने डरते हुए पूछा, लेकिन लोग यकीन कैसे करेंगे? अगर फारिस ने सच बता दिया तो वो महक से मोहब्बत करता है तो? जान आरा ने एक सर्द हंसी हंसी। सीसीटीवी सच बताएगा। घर के बैक साइड की फुटेज साफ दिखाएगा कि फारिस इशाल जवेरिया के कमरे की खिड़की से अंदर आया है। अब कमरे में इशाल जवेरिया थी या महक, ये कोई नहीं जान पाएगा। नजर आएगा सिर्फ ये कि फारिस इशाल जवेरिया के कमरे में आया और भाग गया। मैं खुशी से उछल पड़ी। वाओ मामा, मास्टरमाइंड। चलो, जो कहा है वो करो। जान आरा ने हाथ झटका। महक फौरन अपने कमरे की तरफ भागी। विशाल जवेरिया को बुलाया। चल तेरे कमरे में चली जा।
मेरी मुलाकात हो गई फारिस से। शाल जवेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए होए, हमें भी तो बताएं, क्या बात थी भाई से? महक ने ढोंग करके कहा, मुझे नींद आ रही है शाल जवेरिया, कल बताऊंगी। विशाल जवेरिया खुश खुश चलती हुई वापस अपने कमरे में गई। बैठ गई बेड पर, मुस्कुरा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी दुनिया चंद लम्हों में तबाह होने वाली थी। वो अभी बेड पर बैठी ही मोबाइल उठा ही रही थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला। फहाद तूफानी गुस्से के साथ अंदर आया। लड़कों से मिल रही हो, शर्म नहीं आती? आधी रात को। शाल जवेरिया का दिल हलक में आ गया। नहीं भाई, नहीं, हमने कुछ नहीं किया, कसम से नहीं। फवाद ने जरा सी भी ना सुनी। उसने शाल जवेरिया को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए नीचे लाने लगा। शाल जवेरिया रोती हुई चिल्लाई, नहीं भाई, खुदारा, हमने हम नहीं थे, हम। लेकिन उसकी चीखें सुनकर पूरा घर दौड़ता हुआ आया। ताया जान, ताई जान, मामा, पापा। जहानारा ने मसनूई सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ है, इतना शोर क्यों? फहाद ने इशारे जवेरा को धक्का देते हुए कहा, पूछें इससे, पूछें। जफर शाह आगे बढ़े, गुस्से से फहाद पर बरस पड़े। क्या बदतमीजी है, मेरी शहजादी को इस तरह क्यों पकड़ा हुआ था? शाह जवेरिया भाग कर जफर शाह से लिपट गई। पापा, ये हम नहीं थे, हम पर बहुतान लग रहा है। बेटी बेगम ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, कोई बताएगा हमें? फहाद ने गहरा सांस लिया और ऐसा जुमला फेंका कि सबकी सांस रुक गई। ताया जान, मैंने इसे फारिस के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मैं बता भी नहीं सकता कि किस तरह फारिस के ऊपर लेटी हुई थी। विशाल जवेरा की आंखें दहल गई, पूरा जिस्म कांपने लगा। झूठ है, वो फूट फूट कर रोने लगी। ये झूठ है पापा। जफर शाह की पेशानी पर बल पड़े। फहाद, अगर मेरी बेटी पर एक भी और झूठा इल्जाम लगा तो बहुत पछताओगे। जहानारा ने मसनूई अदाकारी से कहा, फारिस आया था, मैंने भी देखा था उसे। फहाद ने फौरन कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसका मोबाइल देखें। शाल वगैरह ने फौरन कहा, हमने कुछ नहीं किया, ना हमने कोई मैसेज किया है। लेकिन फहाद ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, मैसेजेस खोले और सबके सामने पढ़कर सुनाए। देखे ताया जान, ये क्या मैसेज है? हाँ, आ जाओ सीढ़ियाँ चढ़कर, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये सब इसने भेजा है। सफर शाह के कदम डगमगा गए, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। महक खामोश खड़ी सब सुन रही थी और उसकी खामोशी सबसे खतरनाक थी। ऐसी बेगम ने परेशानी से कहा, बेटा, ये आपका फोन है, सच मान लो, ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। विशाल जवेरा हिचकियों के साथ बोली, हम क्यों माने पापा, जब हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो फारिस भाई को भाई समझते हैं। जफर शाह ने सख्त लहजे में कहा, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त जहां नारा की आवाज नहीं, तो फिर सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। जफर शाह ने फौरन फोन मिलाया। चंद मिनट में आईटी डिपार्टमेंट ने फुटेज भेज दी। लाउंज में सन्नाटा छा गया। जब लैपटॉप स्क्रीन पर वो वीडियो चली, फारिस विशाल जवेरे के कमरे की सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल होता साफ दिख रहा था। फहद ने फातिहाना लहजे में कहा, देख लिया ताया जान? जुफर शाह का सिर झुक गया, चेहरे पर गुस्सा, दुख और मायूसी का सहारा। नहीं, विशाल जवेरिया चीखी, ये आधा सच है, पूरी बात सुने। फहद जोर से तंजिया था, हाँ हाँ, पूरी बात मैं बताता हूँ। इसीलिए तो चाहती थी ना कि मैं घर से निकल जाऊं। इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाया ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। जफर शाह ने हैरत से बेटी को देखा। शाल जवेरिया, ये क्या सुन रहा हूँ? शाल जवेरिया रो पड़ी। पापा, नहीं, नहीं, ये गलत है। ये हम नहीं करते फारिक भाई से मोहब्बत, ये महक करती है।
सारा घर जैसे पत्थर बन गया। बेटी बेगम ने कानों पर हाथ रखकर कहा, क्या? शाल जबीरा चीखती हुई महक की तरफ भागी। बोले, महक, कौन मोहब्बत करता है फारिस भाई से, हम या आप? महक ने फौरन आंखें खिलाई। पागल हो गई हो क्या? क्यों इल्जाम लगा रही है मुझ पर? तुम ही तो कहती थी चलो फारिस के पास। तुम ही तो यूनिवर्सिटी से उसके लिए भागती फिरती थी। शाल जवेरिया हैरान रह गई। ये क्या कह रही हैं आप? हम नहीं करते मोहब्बत। हम तो उन्हें भाई मानते हैं। जहान आरा ने कम फखर से कहा। पहले मेरे बेटे पर इल्जाम, फिर मेरी बेटी पर। और देखो तो, इतनी खूबसूरत लड़की है मेरी, ये जा जाकर उस फारिस से मोहब्बत करेगी। फहाद ने मजलूम बनते कहा, ताया जान, अगर आपको अब भी मैं गलत लगता हूँ तो मैं कल ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। लाउंज में जैसे एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इस बार जफर शाह बोले, आहिस्ता लेकिन फैसला कुन लहजे में, इकबाल को फोन मिलाओ। चंद लम्हों में दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बड़े साहब, हुक्म करें। जफर शाह ने एक ही जुमला कहा, अपनी पूरी फैमिली बच्चों समेत हमारे घर आओ, एक अहम बात करनी है। पूरा घर जैसे साफ हो गया। तहसीब बेगम परेशान होकर बोली, ये ये आप क्या कर रहे हैं जफर? जफर शाह का चेहरा पत्थर था। शाल जवेरा के निकाह की तैयारी करो, ले जाओ इसे कमरे में। विशाल जवेरिया फौरन भागकर बाप के कदमों में गिर गई। नहीं पापा, नहीं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते मोहब्बत। फारिस भाई आएंगे, वो सच बताएंगे। पापा प्लीज हमारी बात सुने। लेकिन लेकिन जफर शाह लेकिन जफर शाह का दिल किसी चट्टान की तरह सख्त हो चुका था। वो खामोश रहे, आंखें फेरी। विशाल जवेरे रोती रही, घुटनों के बल गिरती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। शाह हाउस की रैली पर जैसे तूफान उतर आया हो। चंद लम्हात बाद इकबाल की पूरी फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी, हैरान, परेशान और खामोश। उन सब के अंदर आते ही माहौल में अजीब सा बोझ फैल गया। विशाल जवेरिया भागती हुई फारिस के जानिब गई। उसकी सांसें फूल रही थी। फारिस भाई, बताएं, आप किससे मोहब्बत करते हैं? महक से ना? पूरा हाल सत्ते में चला गया। फारिस के घर वाले दंग रह गए। बेटी बेगम ने फौरन आगे बढ़कर इशार जवेरिया को बाजू से पकड़ा। बस करें इशार जवेरिया, चले अंदर, इधर आए। जफर शाह की नजर सख्त हो गई। इकबाल, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। फारिस ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गईं। और फिर जफर शाह ने अपना फैसला सुना दिया। ऐसा फैसला जिसने सबकी रूहें हिला दी। आज, अभी इसी वक्त, फारिस और इशाल जवेरिया का निकाह होगा। फारिस के कदम जैसे जम गए। क्या? मैं इशाल जवेरिया से निकाह नहीं करना चाहता। मैं तो, वो जुमला अभी पूरा भी ना बोल पाया था कि जहां नारा के इशारे पर फहाद आगे बढ़ा और फारिस के कॉलर से पकड़कर झिंझोड़ा। तो क्यों? हमारे घर की इज्जत के साथ इश्क लड़ाया है, अब निकाह नहीं करेगा? ये हर तरफ सिसकियां और हैरानी की आवाजें बुलंद हुई। फारिस के भाई आगे बढ़े। छोड़े साहब, हमारे भाई को छोड़ें। फारिस ने खुद को खींचा और सख्त सांस लेते हुए कहा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। महक अचानक आगे बढ़ी, आंसू, दुख, सब ड्रामाई अंदाज में। हाँ, अब ये 2 टके का नौकर भी मुझ पर इल्जाम लगाएगा कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। यह अल्फाज सुनकर फारिस का दिल टूटा। वो सचमुच पत्थर बन गया। विशाल जवेरिया फौरन बोल उठी, क्यों झूठ बोल रही हैं महक? हमने कुछ नहीं किया, हम तो फारिस भाई को भाई समझते हैं। जहां नारा ने फर्जी हमदर्दी से कहा। विशाल जवेरिया, क्यों ऐसे कह रही हो बेटा? खुद को बचाने के लिए मेरी बेटी पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? हमारी महक इतनी खूबसूरत, वो जाकर इस
बदसूरत फारिस से मोहब्बत करेगी। महक बज़ाहिर टूटती आवाज में बोली, ताया जान, ये दोनों मिले हुए हैं, मेरी इज्जत पर इल्जाम लगा रहे हैं ताया जान। फारिस ने सुना तो दिल से चीर गया। मोहब्बत पर से धोखा निकली। इशार जवेरिया फिर आगे बढ़ी। पापा, ये सब झूठ है, क्यों कोई नहीं समझ रहा? फारिस भाई, मोहब्बत हमसे नहीं बल्कि महक से करते हैं। हाल में जैसे धमाका हुआ। महक ने फौरन चीख कर कहा, चुप करो, सारे इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही हो? तुम मुझे देखो, मैं मर कर भी इस गरीब एक समोसे बेचने वाले से मोहब्बत ना करूं। ये सुनकर फारिस तो जैसे लड़खड़ा गया। वो एक खुददार लड़का था, उसके लिए मोहब्बत ही उसका गुरूर थी। मगर आज वो गुरूर भी टूट रहा था। उसने गुस्से से महक की तरफ देखा और खाली आंखों से कहा, महक सच कह रही है, फहाद साहब ने जो देखा वो सच था। मैं आया था इस रात के अंधेरे में शाल जवेरिया के कमरे में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल को विजिट करें। अच्छा जी, तो मैंने जो है वो खुद की भी जो है वो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मेरे चैनल का जो लिंक है मैं आज डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप काइंडली मेरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।